हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके वही हम दोबारा से फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आपकी जो है मैराथन चल रही है। किस चीज़ की मैराथन चल रही है? मैराथन आपके जो है सामान्य अध्ययन का जो आपका पेपर है, उससे संबंधित क्वेश्चंस की जो है 25 जो क्वेश्चंस की आपकी ये मैराथन चल रही है। मुझे लग रहा है अगर आप प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी, कहना चाहिए, उम्दा तैयारी हो जाएगी। और 30 अक्टूबर को आपका पेपर है, तब तक आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके 30 क्वेश्चंस तो सामान्य अध्ययन से ही आएंगे, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस हैं अगर आप उनकी भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी जो है टाइम अच्छा होगा और क्वेश्चंस भी आपके अच्छे जाएंगे एग्ज़ाम में। वीडियो पसंद आ रही हैं तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप आज ही चैनल से जुड़े हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा प्रभुत्व स्थापित किया? तो आपका हिस्ट्री से संबंधित, आपको पता ही है कि आपकी जो यूनिट में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आपका जो है पॉलिटिकल भी है, साथ में आपका थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है विज्ञान से संबंधित भी हैं और शोध भी है। तो एक तरह से जो आपका नेट का सिलेबस है वहीं से इसका सारा जो है कंटेंट उठाया है इन्होंने। जो आपके 30 क्वेश्चंस है, बस इतना ही अंतर है कि वहाँ आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपके 30 क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पर पर्यावरण के भी लिए हैं इन्होंने। तो आपका ये हिस्ट्री से संबंधित है, वहाँ पर हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन और भी पार्ट हैं। तो देख लीजिए, इसका उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका दोस्तों आपके जो मैं यहाँ आंसर कराती हूँ, साथ में आपके लिए एक्सप्लेन भी लेकर आती हूँ। और ये चीज़ आपको, मुझे लग रहा है, काफ़ी पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एमसीक्यू का सिर्फ आंसर मिलता है, डिटेल नहीं मिलती है। मैं सभी चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है सिर्फ आपको आंसर ही मिलता है, डिटेल आपको बहुत रेयर ही कहीं दिखाई देती है। तो यहाँ आपको साथ में डिटेल भी प्राप्त हो रही है आंसर की। आपके एक के साथ कई आंसर जो हैं तैयार हो रहे हैं। चलिए पढ़ लेना इसको आप आराम से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक बताना है। जेनिफर लॉरेंस, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कर्जन या विंस्टन चर्चिल? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन थे? जॉर्ज कर्जन जो थे। किसने लिखी है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट? ये जॉर्ज कर्जन ने लिखी है। देख लीजिए, अब इसकी डिटेल हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट जो है जापान, कोरिया, चाइना नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन थे। इस पुस्तक का प्रकाशन 1894 में हुआ था। तो देखिए, आपको सिर्फ पुस्तक के बारे में पता चला कि किसने लिखी, लेकिन जानकारी भी आपको साथ में पता चली। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किस में स्थित है? तो ये प्रश्न मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में आता भी है अधिकतर। ये क्वेश्चन हमने भी फेस किया है एग्ज़ाम में। तो इसका है मध्य प्रदेश में। जो बाघ गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। देख लीजिए इसकी डिटेल यहाँ पर। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। लौकिक, मुझे लगता है शब्द मोस्टली बच्चे जानते ही होंगे, क्या होता है लौकिक। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? बताइए, प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? ये तो शायद करंट में भी आपका प्रश्न बन सकता है, जीके में भी बन सकता है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है। और ये जो है मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होगा कि जो प्रथम बैंकिंग रोबोट है उसका नाम लक्ष्मी है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, देख लीजिए। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। इसे चेन्नई के कोम्बाकोनम शहर स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, आपको इतना तो पता चल ही गया कि लक्ष्मी है, साथ में और अधिक जानकारी भी प्राप्त हो गई आपको, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न आप समझ रहे हैं कहाँ से बन रहे हैं, कौन सी यूनिट में से बन रहे हैं, कौन से टॉपिक में से बन रहे हैं? ये आपके अर्थव्यवस्था से टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ये मिले जुले प्रश्न हैं। कहीं पर आपके मैंने 2 यूनिट के मिस कर दिए, कहीं पर 4, कहीं पे 5। इस तरह से अलग अलग यूनिट के प्रश्न आपको ये 25 के सेट में मिल रहे हैं।
अभी लास्ट जो मैंने कराया था वहाँ आपके कंप्यूटर से संबंधित 3-4 प्रश्न आए थे। साथ में हिस्ट्री तो आपका हर जगह ही है, जीके भी आपका हर जगह है, और यूपी का भी 1-2 क्वेश्चंस इसमें आपका आता ही आता है, और आपका पॉलिटिकल का पार्ट भी इसमें मैं डालती हूँ। तो प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो साथ के साथ लाइक करिए, शेयर कीजिए, है ना। तो देख लीजिए इसका उत्तर, व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। तो 7 पे का आपका उत्तर आपने लगा लिया होगा, और मुझे लगता है सबका सही जा रहा होगा। आईरोट्यूना। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। भारत के प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन नाम आईरोट्यूना है, जिसे 14 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। दोस्तों ये प्रश्न यहाँ तो बनेगा ही, साथ में इसको आप जीके में भी ट्राई कर सकते हैं आप, साथ में इसको जो है करंट जो आपके अफेयर हैं उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया। ये भी प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए करंट अफेयर की तरफ से भी, और साथ में इसको आप जो है किस में तैयार करेंगे, देखिए कौन सी यूनिट में ये सेट आपका बैठता है, कौन से टॉपिक में। तो बताइए आपका इसका उत्तर कौन सा जा रहा है। तो हमारा उत्तर तो इसमें इंडोनेशिया जा रहा है। अगर सही है तो आपका जो है 1 नंबर बन जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और कर लीजिए, आप 25 का ही सेट कर रहे हैं, देख लीजिए आपके कितने सही जा रहे हैं, और जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो टोटल करिए आपके कितने नंबर बनते हैं, है ना। यहाँ पर इसकी डिटेल है। भारतीय सेना द्वारा भूकंप एवं सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु अक्टूबर 2018 में एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम दिया गया। भारतीय सेना द्वारा भूकंप एवं सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता के लिए, ये भी चीज़ आप याद रखिए कि किसके लिए किया गया, कि जब इंडोनेशिया में क्या आया, भूकंप और सुनामी आई, तो वो प्रभावित हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो उसकी सहायता के लिए भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन शुरू किया, है ना। अगला प्रश्न है, प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। अभी 2019 में, अभी तो आपका हरिद्वार में चला था ना कुंभ, 21 में, 2019 में प्रयागराज में हुआ था। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज से संबंध भी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी वहीं होना है, तो ये तो क्वेश्चन आपको याद करने ही पड़ेंगे यहाँ वहाँ से संबंधित, और यूपी से जितने भी हैं। तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, माघी पूर्णिमा 15 फरवरी नहीं है, पूछा है, ठीक है। मकर संक्रांति को कौन सा होता है, 14 और 15 जनवरी का। मौनी मास 4 फरवरी, बसंत पंचमी 10 फरवरी, लेकिन माघी पूर्णिमा 19 फरवरी है, 15 फरवरी नहीं है। उत्तर भी आपको यहाँ पर पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2019 से अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी हैं। तो बताइए दोस्तों, शेख हसीना सभी को पता है कि वो दोबारा जो हैं प्रधानमंत्री बन गई हैं, लेकिन कितनी बार के लिए बनी हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, चौथी बार के लिए, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा है उसका उत्तर। जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद चौथी बार के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी हैं। वह 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया, वह है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ज़रूर नोट डाउन करें। इनका सुशासन से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो 11वें का आपका उत्तर लगा लिया होगा आपने कि उनकी उसमें स्मृति में कौन सा सिक्का जारी किया गया है। तो लगाइए जल्दी से, फिर हम आपको उत्तर बताते हैं। अगर आपका सही जाता है तो आपका जो है 1 नंबर बन जाता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। डिटेल देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में याद में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कौन है जम्मू कश्मीर के जो शहीद हैं? नज़ीर अहमद ने
नवंबर 2018 में। दोस्तों आप क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छे से नहीं समझते, सीधा आप एमसीक्यू पर पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए। अगर आप प्रश्न अच्छे से समझ जाते हैं तो उत्तर तो आपका एकदम निकल जाता है। बताइए कौन से जो है सम्मानित किया गया है इनको। तो बताइए 12वें का उत्तर आपका क्या सही जा रहा है, तो हम आपको बता देते हैं। हमारा उत्तर तो है अशोक चक्र। आपका भी सही है तो अपना नंबर ऐड कर लीजिए इसमें। जम्मू कश्मीर के शहीद लॉन्स नायक नज़ीर अहमद वानी को 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते प्राणों के बलिदान करने के सम्मान में अशोक चक्र प्रदान किया गया। बहुत सम्मानित ये जो है क्या कहना चाहिए पुरस्कार है। या चलिए, शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? कौन? शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना है ना, वो देश की जो प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई हैं, तो वह किस देश की हैं? तो 13 का आपका उत्तर लग सही जा रहा है। नहीं सही जा रहा है तो तब सही लगा लीजिए, अगर सही जा रहा है तो बहुत अच्छे, तो वह है थाईलैंड की। चलिए इसकी हम डिटेल देखते हैं। फरवरी 2019 में शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित किया गया। राजकुमारी उबोला रत्ना थाईलैंड से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? ये भी आपका करंट से भी बन सकता है प्रश्न, और साथ में आपका प्रश्न कौन सी यूनिट से जा रहा है दिल लगाइए, उत्तर लगाइए जल्दी से। 14 का आपका उत्तर क्या है? तो आपका उत्तर है जिबूती। चलिए सही है तो नंबर ऐड करिए, नहीं है तो जानकारी बढ़ाइए। तो इसका हम डिटेल देखते हैं। जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह अफ्रीकी देश जिबूती के राष्ट्रपति हैं या फिर बने हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए भारत सरकार के, है ना। भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? एलिफेंटा गुफाएं, अहमदनगर, जयपुर या भीमबेटका? बताइए कि हस्तकरघा एवं वस्त्र जो क्षेत्र है वो कहाँ पर, आप इसको कहाँ पर सही लगा सकते हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं में, अहमदनगर में, जयपुर में, भीमबेटका में। तो 15 का आपका उत्तर क्या जाना चाहिए बताइए? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं। इसकी डिटेल हम जानते हैं, डिटेल देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा हस्तकरघा वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन एलिफेंटा गुफा में किया गया। देख लिया, आपको डेट भी पता चल गई। सिर्फ यही नहीं पता चला कि कहाँ किया गया, डेट भी पता चल गई कि कब किया गया, कहाँ किया गया। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर ये अम्ल हैं और यहाँ पर स्रोत हैं। आपको कौन से स्रोत से कौन सा अम्ल जो है प्राप्त होता है, इसको मैच कर लीजिए। तो इसको तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, मक्खन में, नींबू में, सिरका में, दूध में कौन सा होता है? तो 16 का हमारा उत्तर तो जो है इस पर कूट में है। कूट देख लीजिए पहले आप, कौन सा कूट आपका सही जा रहा है, लगाइए इस पर कौन सा कूट आपका सही जा रहा है, फिर हम अपना बताते हैं आपको। हो सकता है हमारा तुम्हारा मैच ही कर जाए, हमारा और आपका मैच कर जाए कि आंसर बिल्कुल सही है, तो आपके नंबर बनेंगे। चलिए बताइए कौन सा है, तो हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है बी, 3 4 1 2। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है बताइए? 3 4 1 2 हमने लगाया है, तो किस में है? सिरका में। लैक्टिक अम्ल किस में है? दूध में। ब्यूटेरिक अम्ल किस में है? मक्खन। और साइट्रिक नींबू में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका देख लेना आप। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कब हुई थी? कितने बिलियन वर्ष पहले? यहाँ पर सारे बिलियन वर्ष पहले ही है। यहाँ पर बताना है कौन से में हुई है पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति कब हुई है। तो बताइए दोस्तों, लगाइए जल्दी इसका उत्तर। मुझे लगता है कुछ अलग ही प्रश्न है, सब आप देख रहे होंगे किस तरह का प्रश्न सामने आ गया है, लेकिन ये भी प्रश्न आपका जीके से संबंधित या बन सकता है, क्योंकि आपके जीके की कुछ भी वो नहीं होती है कि कोई समय सीमा कह रही, कोई समय उस निर्धारित नहीं रहता है कि आपका कहाँ से आ जाए।
ठीक है, कुछ भी उसका सिलेबस निर्धारित नहीं है कि कहाँ से आपका जीके बन जाए क्वेश्चन। तो बताइए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग, तो इसका उत्तर देख लीजिए। हमारे साथ आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर सही जा रहा है तो आपके नंबर बनेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। तो आपका उत्तर है बी, 3.5 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, इसकी हम डिटेल देखते हैं। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? बताइए कहाँ से बना। ज्योग्राफी से आपका प्रश्न उठ चुका है। तो 22 का आपने लगा लिया होगा। जन्बीबार, सेशल्स, मेडागास्कर या फिर मॉरिशस। बताइए कौन सा बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। तो 22 का हमारा तो उत्तर जा रहा है सी। अगर आपका भी सी तो बहुत अच्छा, नंबर ऐड कीजिए अपने। हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए दूसरी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। इस द्वीप का क्षेत्रफल इतना है, ये तीसरी जानकारी आपको मिल चुकी है। एक के साथ दो फ्री मिल गई यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार करती है? ये करती नहीं, यहाँ पर आएगा काटती है। ठीक है, कौन सी नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में 2 बार काटती है? किसको? भूमध्य रेखा को। ये प्रश्न शायद मैं जो आपकी 5 अभी तक करा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट, वहाँ भी इसमें किसी में ये आया था प्रश्न आपका। अगर आपने सही से आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपने उत्तर एकदम लगा लिया होगा इसका। तो 23 का आपका उत्तर है कांगो। ठीक है, कांगो जो नदी है वह 2 बार काटती है किसको? भूमध्य रेखा को। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, इसको ज़रूर लिखें। ये प्रश्न आपका ज्योग्राफी से है और ये प्रश्न आपका आ सकता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये तो सभी को उत्तराखंड वासियों को तो पता ही होगा। वैसे तो सभी को पते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन जो उत्तराखंड में रहते हैं और जो जहाँ वहीं रहते हैं तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है। तो लगा लिया आपने। तो 24 का उत्तर है आपका देहरादून, है ना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भू सूचना, स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान है। अब आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता चला कि किस शहर में स्थित है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। तो अच्छा लगा तो करते रहिए लाइक एंड शेयर। चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़रूर आता है। इसको आप 90% में मान के चलें। तो 25 का आपका उत्तर आपने लगा लिया होगा। कौन से सन में आपने लगाया है? तो हमारे साथ मैच करिए अपना उत्तर। बी, 1960 में। देख लीजिए इसकी जानकारी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। डेट भी आपको पता चल गई। इस संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इस संगठन में 14 सदस्य हैं। साथ में आपको और भी जानकारी मिल गई। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? कहाँ से आ गए प्रश्न? बताइए कौन सी यूनिट से हैं, कौन से टॉपिक से हैं। सीधा सीधा आपका पॉलिटी पर हम आ चुके हैं। तो 26 का आपने लगा लिया होगा। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 317। जिन्होंने हमारी वीडियो देखी हैं जहाँ पर हमने कंसेप्ट क्लियर किए हैं आपके, तो उनका आंसर बिल्कुल सही जा रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखी तो उनका शायद हो सकता है गलत भी हो। तो 26 का आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 317। यहाँ पर इसकी डिटेल है। अगर वीडियो नहीं देखी तो यहाँ डिटेल देख लीजिए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी डिटेल से आपका काम नहीं चलेगा। आपको पूरा पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप MCQ कीजिए। तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो जितनी भी डाली हुई हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कोई कंसेप्ट आपका क्लियर होना है तो ज़रूर हमें बताइए, हम ज़रूर आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और MCQ तो हमारे चल ही रहे हैं आपके साथ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसको अपना त्यागपत्र दे देते हैं या देते हैं? तो बताइए इसमें। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है ये प्रश्न की तैयारी मैं आपको करा चुकी हूँ।
तो लगाइए आंसर। मुझे लगता है सबका सही जा रहा होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे और उनको त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, देख लीजिए। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। अविलंब समझ गए, बिना देर किए हुए कि ऐसा हो रहा है, तो वो उनको बिना विलंब के वो बात बताते हैं कि वो त्यागपत्र दे रहे हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखतः पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? तो ये प्रश्न देख लीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस पहल में की गई? नीति आयोग, आरबीआई, सेबी या फिर सीएसओ? तो यहाँ पर आपका होगा नीति आयोग द्वारा। किसकी संस्था द्वारा की गई? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की पहल नीति आयोग द्वारा की गई। देख लीजिए क्यों की गई। राज्य में नवाचार को बढ़ाने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया करने वाला प्रमुख पहल है। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। वही आपका पॉलिटी अभी चल रहा है ना। तो ये तो मुझे लगता है ये तो बच्चों ने रट के डाला हुआ होगा कितनी बार हुई है। तो 29 का आपका उत्तर सबका सही है। कभी नहीं, है ना, कभी भी नहीं हुई अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा। यहाँ पर इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आयोग का प्रावधान तो किया गया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रावधान है ना। चलिए आगे चलते हैं। वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है। कहाँ से प्रश्न लिया गया है बताइए जल्दी, और इसका उत्तर भी। तो आपका उत्तर हो जाएगा आवर्ती वितरण प्रणाली। क्या कहलाती है? वह जो सारणी अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह आवर्ती वितरण प्रणाली या सारणी कहलाती है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी, क्योंकि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तभी आप जैसे स्टूडेंट तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचेगा और आपके साथ साथ यह वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। चलिए, और हिंदी मिरर के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही अपने प्रैक्टिस सेट करते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए और हर यूनिवर्सिटी की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए।